नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार भारत और तुर्की के रिलेशन ख़राब कैसे हुए। जानेंगे कि कैसा था तुर्की और भारत के रिलेशन का इतिहास और वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं। इस विषय पर हम बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आज वर्तमान में जो भारत और तुर्की के रिश्ते हैं, इनका इतिहास कैसा है सर? देखिए, तुर्की से हमारे बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, ख़ास करके कमाल अतातुर्क की जो बात करते हैं, जिन्होंने खिलाफत का सिस्टम ख़त्म कर दिया और तुर्की को वो सेकुलर स्टेट की तरफ लेके जा रहे थे। तब हमारे देखा जाए तो हमारे पूरे अरब वर्ल्ड में, वेस्ट एशिया में सभी के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। हमारे अलावा शायद ही कोई होगा कि रिलेशनशिप उसके इतने अच्छे हों अक्रॉस डिवाइड्स। हमेशा फॉल्ट लाइंस रही जो मुस्लिम नेशंस हैं। ओआईसी में कुछ कुछ लोगों ने कभी कभी इंटरनल पॉलिटिक्स से कभी कभी हमारे खिलाफ बोला, लेकिन फिर भी बाईलैटरल लेवल पे हमारे रिलेशनशिप मोर और लेस सभी के साथ अच्छे रहे। तुर्की के साथ ये ख़राब होने की रिलेशनशिप की बहुत बड़ी वजह जो एर्दोगान है, यहाँ के राष्ट्रपति, काफ़ी लंबे समय से वो तुर्की के पॉलिटिकल सीन पे बने हुए हैं, करीब 20 एक साल से बने हुए हैं वो किसी न किसी रूप में। इनफैक्ट 1990 से वो पॉलिटिक्स में, लेकिन 2003 से वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके ये बने हुए हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस किस्म के इंसान हैं जो अपने आप को सत्ता में रखने के लिए किसी भी हद तक अपने स्टेट का, अपने लोगों का, किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। और इन्होंने क्या काम किया है, दो चीज़ें की हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे ये अपने आप को अरब वर्ल्ड का नया लीडर बना के प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने आप को खलीफा साबित करवाना चाहते हैं। और दूसरा इनका ये रहा कि जितने जो इस्लामिक ग्रुप्स रहे, ख़ास करके चाहे आईसिस हो, अल-कायदा हो, इन तमाम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे, ये इस्तांबुल में देखे जाते रहे। तो ये उनको वहाँ लाना चाहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो अमेरिका में, नाटो में रहने के बाद भी वो एक पीस ब्रोकर बनना चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ता है तो वो कभी नाटो की बात करते हैं, कभी वो उनके ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं। और ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइज क्राइम का और टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसमें आ रहे हैं। और ये आने के साथ साथ एक और नई इक्वेशन हुई है कि ये पाकिस्तान के साथ जो है मिलके इन्होंने एक नया इक्वेशन बनाना शुरू किया। पाकिस्तान का देखें कि जो हम लोग बात नहीं करते हैं कि दुनिया भर में कोई भी आतंकवादी संगठन हो, और आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम, मैं बार बार कहता हूँ कि मिले हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तानी डीप स्टेट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन लोगों ने भी मिल के उनको किया है और उसमें सारी चीज़ें वो पाकिस्तानी चश्मे से देखना शुरू किए हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे अरब वर्ल्ड से भी अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी एक तरीके से अच्छे संबंध हैं, इज़राइल से भी एक अच्छे संबंध हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उन्हें वो पसंद नहीं है और वो जो है अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, देखे कि जाए कि जो हाजा सोफिया जो ये था, एक पहले चर्च हुआ करता था, चर्च से म्यूज़ियम था, इसको दोबारा हाजा सोफिया को उन्होंने मॉस्क में परिवर्तित कर दिया। तो ये एक इस्लामिक रेडिकलिज़म की तरफ जा रहे हैं। जो भी इस्लामिक रेडिकलिज़म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये जो है इस मुगालते में या इस कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि भारत में जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम का, और उस वजह से हमारे अंदर के मामले में भी ये कई बार ये गलत स्टेटमेंट दे चुके हैं। जो हमारे यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं या जो एंटी इंडिया टेररिस्ट हैं, उनको भी हार्बर कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वहाँ के जर्नलिस्टों से मेरी बात होती है तो ये बात पता चलती है। जी। सर, आपने बताया अर्दगन के बारे में। अर्दगन के अलावा क्या भारत और टर्की के रिश्ते ख़राब होने का क्या कोई और भी कारण है? देखिए, टर्की में चीज़ें बहुत कोहेसिव नहीं रही हैं। एक आपको याद होगा कि 2016 में जो है एक मिलिट्री ने कू किया था और बहुत सारे सेकुलरिस्ट ऑफिसर्स थे, उनका मानना था कि ये अर्दोगान गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं टर्की को। तो वहाँ पे एक दो फोर्सेस हमेशा से रही हैं। एक जो सेकुलर फोर्सेस हैं टर्की की, उनका जो है भारत के प्रति बहुत अच्छा रवैया रहा है और वो हमारे साथ जो बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसको बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि वैरायटी ऑफ मींस मिलिट्री को भी इन्होंने काफ़ी सेक्शन को रेडिकलाइज कर दिया और जो दूसरे तरीके हैं उनसे मिल के, और जो इंटेलिजेंस आप कहें उस पर उन्होंने बहुत रिलाई किया। और जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्लामिक रेडिकलिज्म का,
उससे मिल के जो है इन्होंने उस कू को न्यूट्रलाइज़ कर दिया और जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी इनके पॉलिटिकल डिसिडेंट्स थे, उन तमाम डिसिडेंट्स को इन्होंने कर्टेल कर दिया, ख़त्म कर दिया, जो सोशल स्पेस में भी रहा करते थे। तो देखिए, अगर आपके पास सत्ता है, आपके पास माने ओपन पावर है और सीक्रेट पावर है, और दोनों पावर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप निश्चित रूप से किसी भी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए रेणु जी, कि ऑटोक्रेसी को या डिक्टेटरशिप को या अथॉरिटेरियनिज्म को वो शेयर फोर्स के ज़रिए छोटे से लोग जो है पूरी सोसाइटी को इंटिमिडेट कर सकते हैं। जबकि आप जो सेकुलरिस्ट फोर्सेस हैं या डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनको बहुत ही कंड्यूसिव इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। तो इन्होंने जो भी डेमोक्रेसी रिलेटेड प्रोग्रेस हुई थी उस देश में, उस सबको एक एक करके इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। और जैसे मैंने कहा कि जो इनके ओपोनेंट्स हैं, जिसको ये खुद नहीं मार पाते हैं, वो उसको ये सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, उसके ज़रिए वो ये टारगेट करवा रहे हैं। अपने देश में तो कर ही सकते हैं, ये अगर भाग के कहीं और चले गए तो इनको वहाँ भी टारगेट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल फोर्स बन के आ गए हैं। और 20 साल कहीं पे कोई भी सत्ता में रहे तो ठीक है, कुछ लोग उनसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उसके दौरान इस किस्म के फोर्सेस से अगर आप ताल्लुकात बना रहे हैं तो आप बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से हुआ क्या है कि नेटो में रह के भी इन्होंने नेटो की कई बार खिलाफत की, नेटो को ब्लैकमेल किया, और ये समझ में नहीं आता है कि क्यों नेटो जो है इनके साथ बहुत नरम रवैया अपनाए हुए है। तो कुल मिला के आप कहें कि उन्होंने पूरा इकोसिस्टम जो है टर्की का ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और उस ट्रांसफॉर्म्ड इकोसिस्टम में न डेमोक्रेसी की गुंजाइश बचती है, न सेकुलरिज्म की गुंजाइश बचती है, न वहाँ लेजिटिमेट पॉलिटिकल डिसिडेंस बच पाया है, और इस वजह से ये काफ़ी चिंता की बात है। सर, आपने नाटो का ज़िक्र किया। नाटो की एक अलग आर्मी है, अगर नाटो के देश पे किसी पर भी हमला होता है तो मिलकर, लेकिन टर्की ने अपनी आर्मी खुद से बना रखी है, जिसे प्राइवेट करके नाम दे रखा है। तो ऐसा क्यों? नहीं, नाटो का ये है कि आर्मी तो रहेगी सबकी, लेकिन हाँ, कॉमन डिफेंस स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है कि अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरे को होगा। इन्होंने नाटो में वही नहीं किया। नाटो में रहने के बाद भी, जैसे हम लोगों ने तो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया से लिया, इन्होंने भी रशिया से लिया। नाटो, हम तो नाटो के मेंबर नहीं हैं, हम तो अलग हैं, लेकिन नाटो में रहने के बाद भी इन्होंने लिया। और इन्होंने क्या काम किया कि जब 2016 का कू हुआ था, और उसमें जो टर्किश आर्मी के जो अपने सोल्जर्स थे, जो जनरल से ख़ास करके, उन सभी को उन्होंने वाइप आउट किया, और अपने लॉयलिस्ट उन्होंने घुसा रखा है, और एक पैरेलल सिस्टम इन्होंने एक तरीके से क्रिएट कर रखा है अपने आप को इंट्रेंच करने के लिए। और एक तरीके से आगे जाएं तो जो गद्दाफ़ी का मॉडल था या जो सद्दाम हुसैन का मॉडल था कि डी इंस्टीट्यूशनलाइज द स्टेट, अपने पर्सनल लॉयलिस्ट के जरिए पूरे स्टेट को कैप्चर करके रखें, सोसाइटी को कैप्चर करके रखें, तो उन्होंने इस तरीके से डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है पूरे टर्की को, और अपने पूरे लॉयलिस्ट के ज़रिए कर रहे हैं। और जो भी ओपोनेंट आते हैं तो उसको वो रिलीजन का इस्तेमाल करके, रिलीजन का नाम दे के, इस्लाम का नाम दे के उनको ख़त्म कर देते हैं कि उनको कोई अपोजिशन की गुंजाइश नहीं बचे। सर, ये तो रही टर्की की बात। अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि टर्की का पाकिस्तान के साथ प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और शायद इसी के कारण लगातार यूएन में भी टर्की कश्मीर के मुद्दे को उठा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जैसे हमने कहा ना कि ये एक अनहोली नेक्सस इनका इमर्ज कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो रही है कि अमेरिका का जो ईरान के साथ रवैया है, या ये यूएस और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारे हित में नहीं है। और इसकी वजह से टर्की ने क्या काम किया कि चाइना के बढ़ावे में, चाइना के इंकरेजमेंट में, देखिए जियो पॉलिटिक्स में कई बार होती है कि चीज़ें दिखाई कुछ और देती हैं और एक्चुअल में कुछ और होता है। बहुत सारे अंडर करंट होते हैं, और हम लोग तो सरकार के बाहर हैं या सिस्टम के बाहर हैं, तो हम पढ़ाई करके थोड़ी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने अनुभव से। तो ये चीन का 100% एक प्रेशर मिल रहा है कि चीन चाहता है कि साथ में सऊदी अरेबिया के साथ भी बने रहें, यहाँ भी बने रहें, और इस फोर्स को जो एक तरीके से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके जो है ज़रूरत पड़ता है तो नेटो को भी फ्रैक्चर करने की कोशिश करें, उसमें फिशर लाने की कोशिश करें। तो ईरान, टर्की और पाकिस्तान, ये तीन लोगों का नेक्सस बन गया है, और टर्की ने कई दफ़े जो है हमारे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिए हैं। वजह इसकी साफ़ है कि जैसे मैंने कहा कि जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी या पाकिस्तान की गुडविल बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बेस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद ही इंटरनली अनस्टेबल हो रहा है। तो कई लोगों को, जैसे मैंने कहा कि इस्तांबुल में अलकायदा की बात करें या
इवन मुस्लिम ब्रदरहुड जब उसको भगाया गया इजिप्ट से, उसके कुछ लोग जो रेमनेंट्स से, जो ये मोर्सी की सरकार आई तो निश्चित रूप से वो लोग थे। उसके बाद जो है उसको हटाने के बाद जो है ये लोग भागना शुरू किए, तो वहाँ पहुँचे। आईसिस के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जितने रेडिकल ग्रुप्स उस वेस्ट एशिया के हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनकी एक अलग दुनिया होती है कि आप देखें कि इस रीजन के भी जो इस अफ़गानिस्तान में कई ग्रुप्स हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है, जैसे पाकिस्तान का ये है। तो ये जो एक अंडरवर्ल्ड है, उस अंडरवर्ल्ड में पाकिस्तान की ज़रूरत कई एक देशों को पड़ती है। वेस्ट में भी आप देखें, जैसे हमने कहा कि जिस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए था, वो पाकिस्तान बड़ी मशक्क़त के बाद ग्रे लिस्ट में आया, और फिर उसको ग्रे लिस्ट से भी इन लोगों ने निकाल दिया जो वेस्ट के लोग हैं। तो पाकिस्तान की ये एक यूटिलिटी बनी हुई है, और पाकिस्तान की यूटिलिटी आप देखें कि काफ़ी दिनों से बनी है। जिस तरीके से हेनरी किसिंजर को लेकर उन्होंने चाइना के साथ जो है किसी समय में 70s के डेकेड में किया, तो पाकिस्तान एक स्टेट तो है नहीं, एक नेटवर्क है जो कुछ वहाँ के पंजाबी एलिट का नेटवर्क है, जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क है, जो हर तरीके के ड्रग में या क्राइम में या एक पैरेलल रिसोर्स जनरेट करने का जो एक तरीका है उसमें इन्वॉल्व है। रिसोर्सेज बहुत अधिक है। पाकिस्तान के लोग भुखमरी में मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एलीट के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है जो इस तरीके के कामों में शामिल हैं। तो ये जो है उनका एक आप देखें कि जो सब टेरेनियन इक्वेशन है वो बहुत सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है टर्की का और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से अर्डोगान को बहुत ही नरिशमेंट मिलती है, ताकत मिलती है इंडिविजुअली। टर्की के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है कस्म की, जो रोग मिलिट्री, और रोग मिलिट्री में जो मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम में ये शामिल लोग हैं, तो ये और ये नेटवर्क है उनका जो नॉन स्टेट एक्टर्स का इसका, तो ये जो है एर्डोगान को बहुत ताकत मिलती है, और इस वजह से ये दोनों के लिए बिहोल्डन हो चुके हैं, और उनके लिए भी संभव नहीं है कि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है उसके खिलाफ चले जाएं या इम्पार्शल वो कर सकें। एर्डोगान के एक और मैं आखिरी ये कहूँगा इस मुद्दे में कि एर्डोगान ही इज़ ऑल्सो राइडिंग अ टाइगर, कि जिस दिन वो सत्ता से निकलते हैं कोई दिक्कत होती है तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को भी उन्होंने मरवा दिया है, ख़त्म करवा दिया है, बहुत रिसेंटमेंट है, लोग डर के मारे चुप हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहाँ उन लोगों को ताकत मिलती है तो वो उठाएंगे। और एर्डोगान जो है सिर्फ स्टेट पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो इस कस्म के जो अंडरग्राउंड फोर्सेस हैं या टेररिस्ट हैं उनको सहारा दे रहे हैं, उनको एक प्रश्रय दे रहे हैं, ख़ास करके टेररिज्म पे अटैक हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इनके साथ भी उनका ऐसा इक्वेशन बन गया है कि इस इक्वेशन में एर्डोगन का पाकिस्तान के साथ और ये इस्लामिक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ रिलेशनशिप टूटना मुश्किल है। ये सारे एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं। सर, इनका भविष्य क्या है एर्दोगन का टर्की में? देखिए, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। निश्चित रूप से टर्की में सेकुलरिस्ट फोर्सेस अगर आती हैं, मिलिट्री अगर आती है, तो इलेक्शन के ज़रिए तो इनको हराना मुश्किल होगा, लेकिन इनके ख़िलाफ़ में जैसे 2016 का कू हुआ था उस तरीके से कोई कू होता है तब बात बनती है। लेकिन ये भी इन्होंने बहुत इसके चांसेस एलिमिनेट कर दिए हैं कि जो भी ऑफिसर्स जो इनके ख़िलाफ़ जा सकते थे, जो कुछ थोड़े बहुत ग्रुपिंग्स थे, सबको ख़त्म कर दिया है मोर और लेस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और साथ में जब तक कि इस्लामिक नेटवर्क को वेस्ट के लोग कायदे से अटैक नहीं करते हैं और एक ग्लोबल ये प्रेशर नहीं बनता है, तब तक एर्डोगान को हटाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर प्रेशर बनता है इन ग्रुप्स में भी, जैसे आप देखें कि जिस अफ़गानिस्तान में ये तालिबान को लेके पाकिस्तान आया, उसका ही एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। तो इन ग्रुप्स में कई बार मैं कहते आया हूँ, हमेशा से कहते आया हूँ, मेरे इंटरव्यूज़ को देखें कि ये ग्रुप्स कोहेसिव नहीं होते हैं। तो इस ग्रुप में भी अगर कुछ ये होता है, कोई डिफरेंसेस होते हैं, कोई फ्रैक्चर होता है, तो इस ग्रुप के लोग भी उनको अटैक कर सकते हैं। और उस रीजन में देखें कि कई बार ये इस्लाम का ही सहारा लेते हैं। स्वीडन में जैसे कुरान बंद करने का हुआ, उसमें फ़ौरन उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, और हर जगह जो एक पावरफुल इस्लामिक फ़ोर्स है उसके ऊपर ये राइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि इजिप्ट से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, कई एक इशूज़ पे इनके डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो वहाँ की इक्वेशन में अगर डिफरेंसेस आता है, कुछ होता है, कुछ ग्रुप्स टूटते हैं या कुछ भी करें, नई रीअलाइनमेंट होती है, तो एर्दोगन को तभी जाना पड़ेगा। नहीं तो इन्होंने पूरी कोशिश कर रखी है, सिस्टम को रिग कर रखा है कि इस तरीके से टर्की को डीइंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है कि इनको आम तौर पर हटाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सर, जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका इंटरनल ना सही लेकिन
कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सब राजनीति पे, हर देश की राजनीति पे कुछ ना कुछ उसका असर दिखता है, साफ तौर पे पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दिखता है। क्या टर्की नाटो का सदस्य होने के बाद भी क्या अमेरिका इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है, जो कुछ हो रहा है विश्व स्तर पर? जो सबसे बड़ी चिंता की बात दिखाई पड़ रही है रेणु जी, ख़ास करके जहाँ हम बैठे हुए हैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि अमेरिका में कई एक ऐसे पावर ब्रोकर्स हैं या पावरफुल फोर्सेस हैं जो कई बार उनकी स्टेट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर दे रही हैं। दूसरी बात, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका को हमारी ऑटोनॉमी भी बहुत पसंद नहीं आएगी। जैसे रशिया पे हमारा पोजीशन रहा या कई एक मुद्दों पे पोजीशन रहा, तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई दोस्ती नहीं होती है। वो जो जय बीरू मॉडल वाली दोस्ती जो हम लोग देखते हैं वो होती नहीं है। हम दोस्त हैं फिर भी आपको आँख कान खुला रखना है कि सो कॉल्ड दोस्त भी कब कब आपके धोखा दे दे, कब आपको बैक स्टैप कर दे। तो अमेरिका का हमें जो असेसमेंट लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हम एक लेवल तक तो आएँ, लेकिन इतने मजबूत नहीं हो कि हम एकदम ऑटोनोमस हो जाएँ और उनकी ज़रूरत पड़ता है तो उनके खिलाफ भी जा सकें। तो इस वजह से जब ज़रूरत पड़ता है तो वेस्ट की हमेशा से एक स्ट्रेटजी रहती है कि कुछ थोड़े से पंक्चर करते रहें हमें इस तरीके से कि हम थोड़ा आगे उठें और पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो हमें थोड़ा पंक्चर कर दें कि हमारी ताकत कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए एक चीज़ आती है जो मैं कहता हूँ कि हमारी सारी चीज़ें जियो पॉलिटिक्स पर नहीं डिपेंड करती हैं। गवर्नेंस और इंटरनल गवर्नेंस बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए इंटरनल सिस्टम को हम इस तरीके से करें कि इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, R&D की पावर, जो हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की पावर, जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको हम इस तरीके से मजबूत करें कि हम इन प्रेशर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अल्टीमेटली पावर ओनली गेट्स यू रिस्पेक्ट इन जियो पॉलिटिक्स। अगर आपके पास पावर है, आई एम नॉट सेइंग ओनली मिलिट्री पावर, ऑल राउंड पावर, तो कुछ एरिया में पावर है हमारे पास, लेकिन अगर ऑल राउंड पावर है तो अमेरिका हमें रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो मॉडल ऐसा ही होता रहेगा कि थोड़ी दोस्ती करेंगे, थोड़ा हमें बैक स्टैप करेंगे और वो अपना इंटरेस्ट ध्यान रखेंगे। सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, पाकिस्तान और टर्की के प्रेम पे वापस आते हैं। सर नवंबर में शहबाज शरीफ ने टर्की की यात्रा की थी और इस दौरान दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं उन दोनों के बीच बात हुई थी। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने बोला था कि आप कश्मीर पर हमारा साथ दो, हम आपका साइप्रस पे साथ देंगे, समर्थन करेंगे। तो ये आखिर क्या विवाद है और क्या मुद्दा है सर? देखिए, साइप्रस का टर्की का काफ़ी पुराना 50 वर्षों से मुद्दा है, किसी न किसी चीज़ को लेके है और अभी भी उनके डिफरेंसेस चल रहे हैं। साइप्रस पे 70s में, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो टर्की ने अटैक भी किया था और अभी भी उनके जो टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं अभी भी स्टेटमेंट आए हैं। तो वो जो है साइप्रस को लिटरली वो टेक ओवर करना चाहता है टर्की, अगर देखा जाए तो कि ये करना चाहता है। तो ये जो है एक पाकिस्तान की बड़ी बेवकूफ़ानी हरकत है और मैं कई दफ़े कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी लोग जो है उसको ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। हमें पाकिस्तान को आज से 25-30 साल पहले पाकिस्तान से निकलने वाले थ्रेट को ख़त्म कर देना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे अप्रोच में भी करती रही है। तो ये मुद्दा है कि अब शहबाज शरीफ देखें, कोई भी पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है तो बेसिकली एक क्रोनी ही, जो आर्मी का डिफेक्टिव मिलिट्री स्टेट है। जब मन में आया उन्होंने इलेक्शन रिग करके बैठा दिया इमरान खान को। इमरान खान जब तक उनके लॉयल रहे, इमरान खान को चलने दिया। जैसे इमरान खान को लगा कि ये ठीक नहीं सूट कर रहे हैं तो उन्होंने निकाल बाहर किया। तो जो मिलिट्री है वो बड़ी ही शूड है इसकी। तो इस वजह से उनका एक एजेंडा है कि कश्मीर अगर ख़त्म हो जाए, कश्मीर का एजेंडा ख़त्म हो जाए तो मिलिट्री की रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात जो है आज के तारीख में भारतीयों को बताने की ज़रूरत है, मीडिया वाले भी और दूसरे वाले भी और जो भी जिस लेवल पे, कि भाई पाकिस्तान की जो सारी समस्या है वो इस बात से आती है कि मिलिट्री का वर्चस्व है और उन्होंने 3-4 जनरेशन पाकिस्तानियों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करके रखा है कि वो न तो कश्मीर के बगैर जी सकते हैं, न भारत को या हिंदुओं को नफ़रत किए बगैर जी सकते हैं। इतना सिस्टमैटिक हेट्रेड, और यही वजह है उनकी तबाही की कि आज उनके यहाँ गवर्नेंस फेलियर हो रखा है। तो ये जो है इसको हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा नहीं कहा। शहबाज शरीफ की जब चाहेगी मिलिट्री वो निकाल बाहर करेगी, किसी और को लेके आएगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कोई सेंसिबल लोग हैं तो वो लोग अपने इस बात को समझें कि भारत से उनको कोई ख़तरा नहीं है। कश्मीर वगैरह को तो भूल जाए, उनका जो POK पे जो ऑक्यूपेशन है वो ही इलीगल है, क्योंकि ये बेकार की बातें करते उस समय दुनिया हमारे ख़िलाफ़ थी, वेस्ट के देश हमारे ख़िलाफ़ थे,
उनका ये ब्लू वाइट बॉय हुआ करता था पाकिस्तान, तो कर रखे थे। तो उनको अगर ठीक से रहना है, इंसानों की ज़िंदगी जीनी है, तो उनको जो है कम से कम अपने आर्मी को जो है वो डाउन साइज़ करने की ज़रूरत होगी, उसको कर्टेल करने की ज़रूरत होगी और गवर्नेंस बनाने की ज़रूरत होगी। और अननेसेसरी अपनी एंसेस्ट्री वो खोजने जाते हैं अरब वर्ल्ड में या टर्किश वर्ल्ड में, जो कि नहीं है। 95% लोग यहीं के कन्वर्ट हैं, और जो मंगोल मुग़ल कहते हैं वो भी हिंदू ही थे या सनातनी ही थे, बाद में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो इस वजह से जो है इसको आप ज़्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं दें। और जब भारत की ताकत मजबूत होती है और ये हम जो ह्यूमनिज़म कहते हैं या अपनी गवर्नेंस के ढांचे को, अपनी सिक्योरिटी के ढांचे को मजबूत करें, और दुनिया भर में जो सेन और सिविलाइज्ड फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर जो ग्लोबल इकोसिस्टम है, धीरे धीरे करके हम उसको हिट करें कि ये जो है ऑर्गेनाइज क्राइम बंद हो। जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं, ये नकली नोट का, चाहे भारत के नकली नोट या अमेरिका के डॉलर या ब्रिटेन का पाउंड या यूरो जो छाप करके जो लोग क्राइम कर रहे हैं, बहुत हद तक वहाँ के लोग, ये सब बंद हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, तो देखिए पाकिस्तान का भी वर्चस्व ख़त्म होगा, इन सारे लोगों पे भी प्रेशर आएगा और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बड़ी शांति आएगी और लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कुछ मतलब रिलेशन ख़राब होते हैं टर्की के साथ? क्या ख़राब होगा? टर्की बहुत दूर है, अगर ख़राब होगा तो इससे ख़राब क्या कर रहा है कि वो यहाँ पे हमें इनके साथ मिलके हमें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है और संभव है कई एक टेरर मॉड्यूल को या ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को फंड कर रहा है। तो देखिए हमारे यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारा इस रीजन में कुछ है नहीं, और पाकिस्तान अर्दोगान को हो सकता है पर्सनली मदद कर सके। टर्की के लोगों का इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मिला हुआ है, हमारे टर्की के बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं। मैं तो इस रीजन में कई बार ट्रैवल किया हूँ, इस नॉर्थ अफ्रीका में, और ये यूरोप का ये हिस्सा है या वेस्ट एशिया का हिस्सा है। जितनी गुडविल भारत के लिए है वहाँ के लोगों में, कुछ भी क्यों ना हो, हिंदी कह के हमें बुलाते हैं, खुश होकर बुलाते हैं, उतनी नहीं है पाकिस्तान की। ये तो सारी जगह जाके क्राइम करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमें उसका ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान ये देना है कि हम अपनी ग्लोबल रीच बढ़ाएं, कि डिप्लोमेटिक रीच हो, चाहे सिक्योरिटी के जरिए रीच हो, ताकि टर्की के लोग एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने डेमोक्रेसी को रिग कर रखा है, डेमोक्रेसी रहने नहीं दिया है। ये रिग करना ख़त्म हो, और ख़त्म होने के बाद जो है वहाँ के जो सो कॉल्ड सेन फोर्सेस, सिविलाइज्ड फोर्सेस, सेकुलर फोर्सेस जो टर्की में है वो इमर्ज करें। यही मैं कहता हूँ रेनू जी, जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हमारे पास ट्रेडिशन नहीं रहा, लोग कहते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और ग्रैंड स्ट्रैटेजी यही है कि आप अपने डोमेस्टिक गवर्नेंस, डोमेस्टिक सिक्योरिटी और बाहर की डिप्लोमेसी, जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को कैसे कन्वर्ज करके आप परस्यू करते हैं। तो भारत में जो है हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, चलिए बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए, लेकिन एक लार्जर विजन तो पब्लिक में आना चाहिए, वो हम ला नहीं रहे हैं। इस वजह से क्या परेशानी होगी, चिंता होगी, वो नहीं देखना है। हमारा एक नेशनल विज़न होना चाहिए कि क्या नेशनल विज़न है, एक यहाँ पे कैसे हैं, दुनिया में कैसे हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, और सारे लोगों में वही क्लैरिटी होनी चाहिए कि सबका रोल थोड़ा सा डिफाइंड हो, कुछ चीज़ें सीक्रेट हों, कुछ चीज़ें जो है वो उस डायरेक्शन में चलें। तो हमें बिल्कुल नहीं करना है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर स्टेट शायद हम बन चुके हैं, सबसे इंटेलिजेंट पॉपुलेशन में से हमारे पास एक है, तो हमें एक विज़न लेके, और अगर ये बात करते हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि किस तरीके से हम टर्की के लोगों को एर्दोगान से आज़ाद करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब तक भय नहीं होता तब तक आपसे लोग इसी तरीके से बात करते हैं, तो एक भय का होना बहुत ज़रूरी है रेनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए आपका। हम बात कर रहे थे कि टर्की और भारत के रिलेशन पर, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से वर्तमान में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसको रखकर टर्की के साथ भारत के रिलेशन ख़राब कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।